गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो आज उनको देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है और कौन कौन से उनके टाइप्स हैं। तो चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है और कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर है हम उन्हें देखते हैं। तो हमने 3 प्रकार से उनका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया है। पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर किस कार्य प्रणाली को लेकर कार्य करता है, उस तरीके से हमने 3 में डिवाइड किया है उसको, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। वैसे ये बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो हमने कुछ कंप्यूटरों को बनाया है जनरल पर्पस, जिनका जनरल पर्पस उद्देश्य है, जनरल उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य, और कुछ है स्पेशल पर्पस, जिनका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस तरीके से हमने कंप्यूटर को वर्गीकरण किया है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे हमने 4 प्रकार के कंप्यूटर बनाए हैं। माइक्रो कंप्यूटर, छोटे, उससे बड़े मिनी कंप्यूटर, उससे बड़े मेन फ्रेम और उससे बड़े सुपर कंप्यूटर। यानी कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा 3 प्रकार से, कार्य प्रणाली के आधार पे मैकेनिज्म, उसके बाद पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पे, उसके बाद साइज, उसके आकार के आधार पे। तो मैकेनिज्म के आधार पे 3, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, और साइज के आधार पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं बच्चे। तो पहला आता है कार्य प्रणाली के आधार पर, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के बेस पे सबसे पहला हम कंप्यूटर देखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेटा वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, और इन चीजों को नाप सकते हैं। अब इनमें क्या होता है बच्चे, ये नापने के बाद क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना करके आपको क्या देते हैं, तुलना के आधार पे आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे कि थर्मामीटर, अब ये थर्मामीटर आपको कैसे तुलना करेगा मैं बताता हूँ। देखो ये जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर से तुलना की जाएगी किसकी, जो यहाँ से पारा ऊपर चढ़ेगा, इस पारे की तुलना करेंगे कि ये पारा कहाँ आके रुकता है। मान लो यहाँ आके रुक गया तो हम कह रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, यानी यहाँ तुलनात्मक कार्य हो रहा है। तो किस चीज की तुलना हो रही है, जो आंकड़े लिखे हुए हैं उस आंकड़े से उस पारे को मैच किया जा रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइट का देखते हैं बच्चों। किसी की हाइट नापनी है तो हम उसके पैर से स्टार्ट करेंगे और हम अपने फीते को, इंची टेप को ऊपर ले जाते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे हम कंपैरिजन करते चले जाएंगे, और जहां पर उसके सर पे आके जो नंबर रुक जाएगा वहां हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि इस आदमी की हाइट पर ये नंबर आके रुक गया तो ये इसकी इतनी क्या हो गई, हाइट हो गई। यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 से लेके जाएंगे। फिर हमने देखा कि ये 5.5 फुट का आदमी है, ये 6 फुट का आदमी है। जहां पर भी आके रुक जाता है वो हमारा फीता या हमारा इंची टेप, तो वहां हम उसकी हाइट बता देते हैं। यानी यहाँ पर तुलनात्मक कार्य किया जाता है, 2 चीजों का तुलनात्मक होता है, जिससे जिसको नापा जा रहा है और जिससे नापा जा रहा है। किसको नापा जा रहा है, मनुष्य को, और किससे नापा जा रहा है, फीते से। तो दोनों के बीच में तुलना देखी जाएगी और उनका तुलना की जाएगी कि कहाँ फीता आके रुक रहा है, और उसकी हम हाइट बता देंगे। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वह प्रेशर नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, हाइट नापते हैं और लंबाई नापते हैं, और किसके आधार पर, तुलना के आधार पर। और इन एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि यहाँ हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, मात्राओं की। ठीक है, हमें यहाँ पर मात्राओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, कितनी मात्रा है प्रेशर की, कितने टेम्परेचर की मात्रा है। ठीक है, हमें ये वैल्यूज देखनी पड़ती है, हाइट कितनी ज्यादा है। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। दूसरे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। सॉरी बच्चों, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, एनालॉग कंप्यूटर हमारी जो घड़ी है, जो एक सामान्य घड़ी है जिसमें कांटे होते हैं, सेकंड्स, आवर्स, सेकंड का हैंड होता है, ठीक है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है। तो वो जो घड़ी है हमारी, वो एनालॉग घड़ी होती है। वो कैसे बेटा तुलना करती है, कि जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे घड़ी के ऊपर, वो हम तुलना करते हैं उन नंबरों से और उस सुइयों से, कि वो सुई जिस नंबर पे आ रही है, अगर 2 पे है तो अभी 10 मिनट हो रहे हैं, 3 पे है तो 15 मिनट हो गए, 4 पे है तो 20 मिनट हो गई, 5 पे है तो 25 मिनट हो गई। तो ये तुलनात्मक कार्य है, हम तुलना कर रहे हैं, उन अंकों की तुलना कर रहे हैं उस घड़ी के कांटे से, कि घड़ी का कांटा जिस नंबर पे आ जाएगा वो हमारा समय हो जाएगा। तो हमारी जो नॉर्मल घड़ी होती है, जो हम हाथ में पहनते हैं, जिसमें सुइयां होती हैं, वो हमारी कैसी घड़ी होती है बच्चों, एनालॉग घड़ी होती है, उसे एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। बच्चे इसमें देखो डिजिट खुद लिखा आ रहा है, तो डिजिट का अर्थ होता है अंक। तो अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो किसको दिखाते हैं, डिजिट्स को दिखाते हैं, जो क्या करते हैं, गणना करते हैं, डिजिट्स की क्या करते हैं, गणना करते हैं। यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार कर देते हैं, और इस प्रकार के कंप्यूटर
किसी भी चीज़ की गणना करके हमें बताते हैं हाउ मैनी, यानी कि उसकी मात्रा बताते हैं। मात्रा के आधार पे हमें प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप किसी डिजिटल वेइंग मशीन पे खड़े हैं, यानी कि आपको अपना वेट नापना है और आप डिजिटल मशीन पे खड़े हैं। तो यदि एनालॉग पे खड़े होंगे तो धीरे धीरे वो चक्का घूमेगा, घूमते स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर कहाँ पहुंच जाएगा वो 50 kg पर। तो उसने बताया आपका 50 kg वजन है। आपने देखा कि कांटा कहाँ के रुक गया, 50 पे। एनालॉग कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर पे क्या होगा, उस पर स्क्रीन होगी और आप जैसे जाके उस पर खड़े हो जाओगे तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ स्टिल रहेगा, वो जीरो से बढ़ेगा नहीं, 1 2 3 पे नहीं जाएगा। आप उस पर खड़े हुए, खड़े होते के साथ उसने 2-3 सेकंड आपके वजन को नापा और तुरंत आपके सामने 50 दिखा दिया। तो इसका मतलब उसने क्या किया, आपके वजन की गणना करी, तुलना नहीं करी उसने। 0 से 1 2 3 4 5 से 50 तक नहीं गया वो। कहा उसने क्या किया, आपके द्वारा दिए गए वजन, जो आपने वजन दिया उस मशीन पे, उस वजन की गणना करी और आपके सामने सीधे रिजल्ट क्या दिखा दिया, 50। तो आपको पता लग गया आपका टेम्परेचर कितना है, 50 है। ऐसी बहुत सी मशीन, डिजिटल मशीन आती हैं, जैसे कि ब्लड शुगर नापने की आती है, ब्लड प्रेशर नापने की आती है। ब्लड प्रेशर की मशीन जैसे आपने क्या किया, आपने हाथ पे लगाया, ठीक है, और उसमें उसको ऑन कर दिया तो वो आपके हाथ का ब्लड प्रेशर नाप के सीधे स्क्रीन पे दिखाएगा कि ये आपका ब्लड प्रेशर है। बात समझ पा रहे हैं बच्चे? तो बहुत से ऐसी मशीन जो क्या करे, गणना करे उस चीज की, तुलना ना करके क्या करे, गणना करे, ठीक है, वो क्या होती है, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि आपके घर में जो इस तरीके की घड़ी होती है जिनमें ऐसे नंबर दिखाई देते हैं, वो सारी कैसी मशीन है, वो सारी डिजिटल मशीन है, डिजिटल घड़ियां हैं, या उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहे जाएंगे, जिनमें डिजिट्स दिखाई दे। और डिजिटल कंप्यूटर तुलना नहीं करता, गणना करता है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर बच्चे। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खासियत मौजूद होती है, यानी कि वो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के होते हैं। अब देखेंगे आप वो क्या होते हैं। तो एग्जांपल, जो पेट्रोल पंप पे आप मशीन देखते हैं, उसमें जहाँ मशीन में आंकड़े दिखाई देते हैं कि इतने रुपए का पेट्रोल भरवाना है, वो क्या है, डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड मशीन है। कैसे, आप देखोगे आपको 500 रुपये का पेट्रोल भरवाना है, तो आप 500 रुपये उसको बोलोगे, वो आपको 500 रुपये का पेट्रोल भरेगा। अब 0 से स्टार्ट होता है, आप देखोगे 0 1 2 3 4 जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 500 तक। तो क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कैसा हो गया, एनालॉग हो गया। और वो उसमें वैल्यू आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है, सुई और कांटा दिखाई दे रहा है, नहीं, आपको किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, डिजिट्स के फॉर्मेट में। तो आप उसे क्या कहोगे, डिजिटल कंप्यूटर। तो वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो पेट्रोल पंप पे हमारी मशीन होती है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियां मौजूद हों। तो बेटा हमने कार्य प्रणाली के आधार पर 3 चीजें पढ़ी। पहला, एनालॉग कंप्यूटर जो किस काम आता है, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट नापने के, और ये क्या करता है, तुलना के आधार पर ये कार्य करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ हमें मात्राओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर, ये अंक के रूप में उत्तर को दिखाता है। ये तुलना ना करके क्या करता है, ये गणना करता है। और ये कंप्यूटर घर में बजट वगैरह तैयार करने के इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ये हमें बताते हैं हाउ मैनी, यानी जो रिजल्ट है उसको ये अंकों के रूप में दर्शाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियां रखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। अब देखते हैं बच्चों, बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं हमारे। तो पर्पस के आधार पे 2 कंप्यूटर है हमारे पास बच्चों, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं ये जो कि विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका जो सीपीयू होता है उसकी जो क्षमता होती है वो उस कार्य को करने के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया है। जैसे आपको अंतरिक्ष में विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान, शोध और यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि जो ये हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें काम करने में बहुत सटीकता चाहिए होती है, वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर क्या करता है, सिर्फ कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेटर में वीडियो देख सकते हैं हम? नहीं। क्या उसमें समय देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या उसमें गाना सुन सकते हैं? नहीं। यानी वो किसी एक कार्य को करने के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? कैलकुलेशन। तो वो हमारा क्या हो गया, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। बात समझ पा रहे हैं? तो वैसे जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मौसम विभाग में कंप्यूटर बनाया, उसका काम है सिर्फ ह्यूमिडिटी को नापना, आर्द्रता को नापना। तो वो कंप्यूटर अपने कार्य को करने में इतना सक्षम होता है, उसका सीपीयू बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सक्षम होता है कि वो आर्द्रता, हल्की से हल्की और भारी से भारी आर्द्रता को नाप लेता है।
समझ रहे हो बच्चे? जैसे कोई एक मौसम विभाग ने कंप्यूटर बनाया एक जो जिसका कार्य है हवा की गति को नापना, तो बच्चे वो अपने उसकी सीपीयू की क्षमता इतनी अधिक होती है क्योंकि उसे क्या करना है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, उसका स्पेशल उद्देश्य है हवा की गति को नापना। तो वो हल्के से हल्के धीमे से धीमे चलने वाली गति को वायु को भी नाप लेता है और तेज चलने वाली वायु को भी नाप लेता है। उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बनाया गया है, सिर्फ हवा को नापने का। तो वो अपने कार्य को करने में बहुत अच्छा सक्षम होता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं बच्चों। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किए गए हैं। इन कंप्यूटरों में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनका जो सीपीयू होता है उनकी क्षमता और कीमत कम होती है। ये कंप्यूटर प्रयोग सामान्यतः इनका कहाँ प्रयोग होता है, लेटर लिखने में, डॉक्यूमेंट बनाने में या कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं क्योंकि हम अपने घर के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे लेटर भी लिख लेते हैं, लेटर प्रिंट भी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी बना लेते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, गेम्स भी खेल लेते हैं। यानी जनरल पर्पस है, कोई उनका स्पेशल उद्देश्य नहीं है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिन पर हम एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। वो क्या हो गए, जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्योंकि वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं इसीलिए उनकी थोड़ी सी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए कि आपको 1 घंटे में एक होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपका पूरा फोकस अपने होमवर्क को करने में है और टीचर ने कहा है कि बहुत सुंदर सा होमवर्क करना है, तो आप उसमें रेड पेन यूज करोगे, ब्लैक पेन यूज करोगे, ग्रीन पेन, अपना पूरा फोकस आप उस पर डालोगे और बहुत अच्छा सा होमवर्क एक पेश करोगे। बट यदि आप होमवर्क करते करते 1 घंटे में आपका दोस्त आपके पास आ जाए, वो आपसे बातें भी करने लग जाए, अब आप क्या हो गए, जनरल पर्पस हो गए। पहले आप स्पेशल पर्पस थे कि आपको एक ही कार्य करना था, एक ही उद्देश्य था आपका, होमवर्क कंप्लीट करना 1 घंटे में। बट अब आप क्या हो गए, जनरल पर्पस हो गए। अब आप कान में गाने भी सुन रहे हो, मान लो अपने दोस्त से बात भी कर रहे हो और होमवर्क भी कर रहे हो। तो बच्चे कहीं ना कहीं होमवर्क में जो आप पहले होमवर्क सबमिट करते और जो अब आप होमवर्क सबमिट करोगे उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब आपका दिमाग बात करने में भी डाइवर्ट हो गया, गाने भी सुन रहे हो, गाने सुनने में भी चला गया और होमवर्क करने में भी चला गया। तो इसीलिए आपके होमवर्क को अच्छा करने की जो क्षमता है थोड़ी सी घट जाएगी, तो वो कहलाएगा जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और उनका उद्देश्य उसी कार्य को करने का होता है और उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है उस कार्य को करने में। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो एक से अधिक कार्य करने के लिए जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो इस कारण क्योंकि ये एक से अधिक कार्य को कर सकते हैं इसीलिए इनकी क्षमता थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि हमारे घर में जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब आते हैं आकार पे, आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज। अब आकार के आधार पे देखते हैं बच्चों, सबसे पहला था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, देखो आकार के आधार पर ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। कितना माइक्रो प्रोसेसर, एक। इन कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इन कंप्यूटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसीलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत डेस्कटॉप आते हैं, लैपटॉप आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, स्मार्टफोन आते हैं। इनकी कीमत 5,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। ये आकार व क्षमता में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं तथा सभी प्रकार के सामान्य कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जनरल काम को करने के लिए सक्षम होते हैं। इनका प्रयोग घर पर होता है, व्यापार में होता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, वो सारे कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और उनमें क्या लगा होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर। बच्चे एक माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है यूनी प्रोसेसर भी बोलते हैं। यूनी प्रोसेसर का मतलब एक प्रोसेसर, बाई प्रोसेसर का मतलब 2 प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर का मतलब बहुत सारे प्रोसेसर। तो जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक प्रोसेसर लगा होता है, यानी एक ही दिमाग होता है उनमें। तो इसी कारण उसमें एक समय पर एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। हम एक समय पर एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं बट व्यक्ति एक ही होगा। जैसे मैं अपना डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनाते बनाते गाने भी सुन रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, पॉसिबल है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट एक समय पर एक ही व्यक्ति उस पर काम करेगा। ऐसा नहीं कि 2 आदमी एक साथ अपना लेटर लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि कीबोर्ड तो सिंगल ही है, उसी एक कीबोर्ड से आप काम कर रहे हो, तो एक समय में एक ही कीबोर्ड को हमारा प्रोसेसर रिस्पॉन्स करेगा। तो क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर एक ही लगा होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, यानी ये यूनी प्रोसेसर होते हैं, इसीलिए इन कंप्यूटर्स पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। इनकी कीमत 5,000 से 2 लाख रुपए के बीच में होती है और ये वही कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं
पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। हमारे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। हमारा स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में ही आता है। तो बच्चों माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, साइज इनका कम होता है, 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की कीमत में आते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, आकार में भी छोटे होते हैं। स्कूलों, घरों में, कॉलेजों में, ऑफिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूनी प्रोसेसर होते हैं। हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये यूनी प्रोसेसर यानी कि इनमें एक ही प्रोसेसर लगा होता है। आइए देखते हैं मिनी कंप्यूटर। अब बच्चे जो मिनी कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति का होता है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, स्टोरेज ज़्यादा होती है। इनका आकार और कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। इसी कारण हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हम इन्हें नहीं खरीद सकते। इन्हें सामान्यतः छोटी और मध्यम स्तर की जो कंपनियां होती हैं वो खरीदती हैं। मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। अभी आपने देखा था कि जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं उनमें एक प्रोसेसर था, एक सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है। तो हमारे पास एक ही सीपीयू होता है पर्सनल कंप्यूटर में, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है। क्योंकि इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं तो एक से अधिक इसमें क्या होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, तथा इस पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, लेकिन इनसे बड़े जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनसे कम होती है। मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग कंपनी में वित्तीय खातों का रखरखाव करना, वेतन का निर्माण करना, खरीद या बिक्री का हिसाब रखना, लाभ हानि की गणना करना, इन सब कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर के बच्चे। तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये हमारे पिछले माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, जो हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर उनसे साइज में बड़े होते हैं, उनसे स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, आकार में बड़े होते हैं। हम इन्हें अपने व्यक्तिगत पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीद सकते क्योंकि ये कीमत में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कौन खरीदता है इनको, छोटी और मध्यम स्तर की जो कंपनी होती है, मीडियम साइज की जो कंपनी होती है या जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो इनको खरीदती है मिनी कंप्यूटरों को, ताकि वो अपने जो कर्मचारी है उनका वेतन का निर्माण कर सके, उनके खातों का रखरखाव कर सके और अपनी कंपनी में कितनी बिक्री हुई है या कितना खरीद हुआ है उसका हिसाब रख सके, लाभ हुआ है या हानि हुआ है उनका हिसाब किताब रखा जा सके। इनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर से, थोड़ी तो क्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। हमारे माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक ही सीपीयू लगा होता है, यूनी प्रोसेसर होते हैं, और इनमें एक से अधिक सीपीयू लगे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी सीपीयू लगे हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा सीपीयू लगे हैं तो इसमें एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। हमारे माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक ही था प्रोसेसर, तो एक समय पे एक व्यक्ति कार्य कर सकता था, बट मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में स्पीड में ज़्यादा होते हैं, स्टोरेज उनकी ज़्यादा होती है, आकार में बड़े होते हैं, कीमत में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कीमत में ज़्यादा है इसीलिए आम आदमी अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको नहीं खरीदता। छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां खरीदती हैं ताकि वो अपना वेतन बना सके, खरीद की बिक्री का ध्यान रख सके, लाभ हानि का ध्यान रख सके और खातों का विवरण, वित्तीय फाइनेंशियल जो खाते होते हैं, वित्तीय खाते होते हैं, उनका विवरण रख सकें। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं, तो एक से अधिक इनमें क्या होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं। तो इनमें एक समय पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स पर। ये था मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। अब इसके बाद कौन से आएंगे, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो बेटा ये बढ़ते क्रम में है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़े कौन आ जाएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं बच्चों, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में और अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, जहां बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इन कंप्यूटरों में बहुत सारे सीपीयू एक साथ लगे होते हैं तथा कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये संस्थान के लिए केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में 24 घंटे कार्य करने की क्षमता रखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के वित्तीय खातों का रखरखाव, वेतन पत्र निर्माण, खरीद बिक्री का हिसाब, लाभ हानि की गणना, टैक्स की गणना, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण आदि कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अब मैं बताता हूँ बेटा क्या है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी क्षमता मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है, आकार में बड़े होते हैं और कीमत में भी ज़्यादा होते हैं। इनको कौन खरीदता है, इनको बेटा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बहुत सारा रिकॉर्ड या डेटा रखा जा सके। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ रखा जाता है मैं बताता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ रखते हैं जहाँ बहुत सारा डेटा हो, जैसे कि बैंक में हमें बहुत सारे कस्टमर हैं, आपके सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं रखनी है,
बात समझ पा रहे हो? रेलवे में रिजर्वेशन करवाना है, बहुत से लोग एक साथ रिजर्वेशन करवाते हैं, लाखों हजारों में लोग करवाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का डेटा एक जगह रखना होता है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जहाँ हमें बहुत सारे डेटा को एक साथ रखना होता है या उन्हें प्रोसेस करना होता है, वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब प्रोसेस करने का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि बैंक है, बेटा बैंक क्या है? बैंक का खाता है, आप अपने घर से बैठकर अपने अकाउंट को चेक कर लेते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ रही है, इंटरनेट के सोर्स से, कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी कंप्यूटर पे स्टोर है, वहीं से तो आप इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो कि आपके खाते में कितना पैसा है। आज मोबाइल के माध्यम से आप अपने खाते को घर से ऑपरेट कर सकते हो, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि और 24 घंटे में कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रात को 8 बजे के बाद आपका बैंक खाता नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, आप अपने मोबाइल पे उसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही रेलवे रिजर्वेशन जरूरी नहीं है कि हम सुबह टाइमिंग से करें, हम इंटरनेट पे नेट पे बैठकर 24 घंटे कभी भी रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते हैं, अपनी रिजर्व करी हुई सीट को देख सकते हैं कि हमारा रिजर्वेशन किस ट्रेन में हो रखा है, कहाँ हो रखा है। तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है। और बच्चे ये सारा डेटा जिस मशीन पे स्टोर होता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, और ये मशीन 24 घंटे के लिए कार्य करती है, यानी इस मशीन को कभी भी बंद नहीं किया जाता, क्योंकि इस पे वो डेटा स्टोर है जो डेटा यूजर कभी भी एक्सेस कर सकता है, 24 आवर्स, यानी कि पूरे दिन में कभी भी एक्सेस कर सकता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर होते हैं, कीमत में भी ज़्यादा होते हैं, क्षमता में भी तेज होते हैं, स्टोरेज भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, और इनकी कीमत ज़्यादा होने के कारण इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती है, वो कंपनियां इस्तेमाल करती है जहां पर जिन्हें बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके रखना होता है। और कैसा डेटा? ऐसा डेटा जिसको यूज़र कभी भी इस्तेमाल कर सकता है 24 घंटे। इसीलिए ये मशीन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स 24 घंटे में कभी भी बंद नहीं होते। और बच्चे जहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे जाते हैं, क्योंकि जो मशीन 24 घंटे चलेगी तो वो गर्म हो जाएगी, हीट करेगी, और हीट होने के कारण बंद हो सकती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी मशीन बंद हो। तो जहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत लो रखा होता है, वहाँ पर बहुत सारे एसी लगे होते हैं, और वो उस कमरे को ठंडा रखते हैं ताकि हमारी मशीन 24 घंटे चलने के बाद भी गर्म ना हो। तो ये कौन से होते हैं? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अगले आते हैं बच्चे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ये सर्वाधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं बच्चे। सबसे तेज कंप्यूटर कौन से? सुपर कंप्यूटर हैं। साथ ही ये सबसे महंगे होते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनमें हजारों सीपीयू समांतर एक साथ क्रम से लगे होते हैं और चल रहे होते हैं, हजारों व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला में करते हैं, शोध कार्यों के लिए किया जाता है, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए, यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष में कोई हमें या पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ की खोज करनी हो, यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सुपर कंप्यूटर की। इन सभी कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में तेजी से डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है, जो केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सनवे, ठीक है, थाईलाइट है, जिसे चीन ने बनाया है। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर बच्चों सबसे तेज गति वाले कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, इनमें एक साथ बहुत सारे सीपीयूज लगे होते हैं, वो एक साथ क्रम से कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, एक सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है, यानी बहुत सारे प्रोसेसर साथ में चल रहे होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं? एक साथ ही किसी कार्य को करने में लगे रहते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, उन जगह पे किया जाता है जहाँ गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, जैसे कि रॉकेट का लॉन्च। यदि आपने रॉकेट को सही टाइम पे लॉन्च नहीं किया, या सही टाइम पे उसको ऊपर नहीं भेजा, या सही टाइम पर उसमें फ्यूल नहीं डाला, इंजेक्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? रॉकेट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा और वहाँ जान माल की हानि हो सकती है। यानी सुपर कंप्यूटरों का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हमें बहुत सटीक आंकड़े चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होता है कि यहाँ बहुत बारीकी से काम करना है और यहाँ गलती होने के कोई भी चांस नहीं है, वहाँ हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने देखा, यदि अंतरिक्ष में यात्रा करनी है तो यहाँ हम जब हमने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हमें मौसम की भविष्यवाणी करनी है तो हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हमें खनिज पदार्थ ढूंढने हैं, अब हम हर जगह तो जमीन नहीं खोद सकते ना, तो हमें चेक करना है कि खनिज पदार्थ कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। खनिज पदार्थों में से छोटे छोटे और पदार्थ निकालने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते, कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती। जो बड़े बड़े शोधकर्ता सेंटर्स होते हैं जहाँ रिसर्च हो रही होती है वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो वेदर रिपोर्ट मौसम विभाग इसका इस्तेमाल करता है, जो हमारा अंतरिक्ष में है एटॉमिक जो सेंटर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं।
जहां पर गलती होने के कोई भी चांस नहीं होते, उन जगह पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का। जहां हमें सटीक रिजल्ट चाहिए होता है कि जो हमारा रिजल्ट आए बिल्कुल सटीक आए, उसमें कोई भूल चूक होने की कहीं आशंका ना हो, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये थे बच्चों कंप्यूटर, हमने देखे आधार पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस स्पेशल पर्पस, साइज के आधार पे माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर, सबसे छोटे माइक्रो, उनसे बड़े मिनी, उनसे बड़े मेन फ्रेम और उनसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स। अब देखते हैं बच्चों हमारे पास अगला है